सगळ्यांचे नेते, लाडके नेते, जननायक आणि लोकसभेचे विरोधी पक्ष नेते, ज्यांनी 6700 किलोमीटरचा काश्मीर ते कन्याकुमारी आणि मणिपूर ते मुंबईचा प्रवास करून इतिहास घडवला आणि भारत जोडायचं काम केलं, असे जननायक राहुल गांधीजींचं या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे. टाळ्यांच्या गजरामध्ये आपण सगळ्यांनी त्यांचं स्वागत करायचं आहे. उद्धव ठाकरे साहेब, उद्धव ठाकरे साहेब, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील साहेब देखील या ठिकाणी उपस्थित आहेत. त्यांचंही मी आता स्वागत करतो. खासदार सुप्रियाताई सुळेजींचं या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे, त्यांचंही मी स्वागत करतो. महाविकास आघाडीच्या या सभेला आपण आणि मुख्य गाभ्याला सुरुवात करत आहोत. मी मुंबई काँग्रेसच्या अध्यक्षा खासदार वर्षाताई गायकवाडजींना या ठिकाणी विनंती करतो की त्यांनी स्वागतपर भाषण या ठिकाणी करावं. महाराष्ट्र स्वाभिमान सभेला उपस्थित आदरणीय अखिल भारतीय काँग्रेसचे अध्यक्ष आमचे नेते आदरणीय मल्लिकार्जुन खरगे साहेब, युवा नेतृत्व, लोकसभेचे बुलंद आवाज आदरणीय राहुल गांधीजी, ज्येष्ठ नेते सन्माननीय शरदचंद्र पवार साहेब, मंचकावरती उपस्थित आदरणीय संजय राऊतजी, महाराष्ट्र प्रदेशचे अध्यक्ष नाना पटोलेजी, आमचे सीएलपी लीडर आदरणीय बाळासाहेब थोरातजी, आरपीआयचे नेते राजेंद्र गवईजी, माजी मुख्यमंत्री आदरणीय पृथ्वीराज चव्हाणजी, माजी मुख्यमंत्री सुशील कुमार शिंदेजी, राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष आदरणीय जयंत पाटीलजी, या ठिकाणी उपस्थित ज्येष्ठ नेते सुभाष देसाईजी, दिवाकर रावतेजी, आमच्या ताई सुप्रियाताई, मंचकावर उपस्थित महाविकास आघाडीचे सर्व पदाधिकारी, समाजवादी पार्टीचे अब्बू आझमीजी आणि आम आदमी पार्टीचे सगळे पदाधिकारी, राष्ट्रवादी काँग्रेस, उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेनेचे सगळे पदाधिकारी, समोर उपस्थित मान्यवर, मैं सभी का बहुत धन्यवाद यहाँ से व्यक्त करना चाहती हूँ और सभी मान्यवर का मैं यहाँ से मुंबई कांग्रेस की अध्यक्षा करके मैं सभी का यहाँ पे बहुत सारा स्वागत करना चाहती हूँ. महाराष्ट्र स्वाभिमान सभा में आप सभी भारी संख्या में आए, मैं आप सबका धन्यवाद व्यक्त करती हूँ. आज महाराष्ट्र स्वाभिमान सभा का हमने आयोजन किया है. आज महाराष्ट्र के स्वाभिमान का सवाल है, महाराष्ट्र की अस्मिता का सवाल है और जैसा मैं कह रही हूँ कि महाराष्ट्र की सुसंस्कृत राजनीति का भी सवाल है. आज महाराष्ट्र में पहली बार हमने ऐसा देखा कि महाराष्ट्र आज महिला अत्याचार में देश में दूसरे नंबर पे है. बच्चों और बच्चियों के अत्याचार में महाराष्ट्र आज 1 नंबर पे है. आज अगर हम बात करेंगे मुंबई शहर की, तो मुंबई शहर में हर दिन 7 लोग रेलवे में जो है वो मर जाते हैं दुर्घटना में. कल परसों एक घटना हुई बांद्रा में, आप सबको पता है कि स्टैम्पेड हो गया, बहुत भगदड़ मच गई और बहुत सारे लोग उसमें जख्मी हो गए. आज जिस बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में हम सब लोग मिल रहे हैं, यहाँ पे आने वाले दिनों में बुलेट ट्रेन आने वाली है. उसके लिए 2 लाख करोड़ का जो है वह प्रावधान किया गया है. गरीब आदमी के लिए, जो आम आदमी है, उसके लिए ट्रेन का सुविधा नहीं, प्लेटफॉर्म का सुविधा नहीं. आज मुंबई की परिस्थिति क्या करके रखी है, मुंबई में हर दिन में 6 मोलेस्टेशन होते हैं, 2 जो है 6 बलात्कार होते हैं, 2 मोलेस्टेशन होते हैं. ये मुंबई की अवस्था बना के रखी है. आज मुंबई
काम हो रहा है। आज हम देख रहे हैं एक बड़ा स्कैम जो है, दुनिया भर का बड़ा लैंड स्कैम अगर कहीं दिख रहा है तो मुंबई में दिख रहा है। पुनर्वसन के नाम पे, धारावी पुनर्वसन के नाम पे हम सब लोग देख रहे हैं कि धारावी के नाम पे जो धारावी 550 एकड़ है उसके नाम पर ठीक जगह जगह पे जमीन देने का काम हो रहा है। आज मुंबई के विकासों के लिए अलग नियम, आप और अडानी के लिए अलग नियम बनाने का काम हो रहा है। हम देख रहे हैं कंजूरमार्ग हो, भांडुप हो, विक्रोली हो, मुलुंड हो, देवनार का डंपिंग ग्राउंड हो, जकात नाके हो या मलाड मालवनी की जमीन हो, ये सभी जमीनें उनको देने का सरकार ने जो है वो निर्णय लिया गया है। आज मैं आपसे कहना चाहती हूँ, मुंबई की लूट की जा रही है, धारावी के लोगों को विस्थापित करने की बात की जा रही है और हमारे लोग विस्थापित होंगे और उसका फायदा अडानी को देने की बात हो रही है। आज मालवनी जल रहा है, आज धारावी जल रहा है, उसकी लूट हो रही है। आपको आना होगा और इस लड़ाई में आपको हमारे साथ खड़ा होना पड़ेगा। हर आदमी के घर की लड़ाई है, उसके जमीन की लड़ाई है, उसके हक की लड़ाई है। और मेरा आप सभी से कहना है कि महाविकास आघाड़ी की सरकार आएगी तो हमें ये सब देखना पड़ेगा, क्योंकि आज जिस तरह से चल रहा है हम देख रहे हैं कि एक से बड़े एक जमीन देने का काम हो रहा है। आज बदनापुर, नासिक, पुणे, मुंबई महिलाएं कहीं भी सेफ नहीं है, ना ट्रेन में सेफ है, ना बच्चियां स्कूल में सेफ है। सेफ्टी का तो बहुत बड़ा विषय है। 64,000 महिलाएं हैं जो लापता है, जिनके बारे में बार बार हम सवाल पूछ रहे हैं। बलात्कारों की घटना में, एट्रोसिटी की घटना में बढ़त हुई है और शक्ति कायदा लगभग 2-2.5 साल से पड़ा हुआ है। तो मेरी आपसे विनती है, ये मुंबई जिसने पूरे लोगों को उद्योग देने का काम किया, मुंबई जो स्वप्न नगरी है, यहाँ से क्रिकेट की मैच लेके गए, बॉलीवुड लेके जाने का सपना हो रहा है और यहाँ के लोगों को विस्थापित करके यहाँ का आर्थिक केंद्र भी यहाँ से उठा के गुजरात तक लेके जाने का काम किया है। यहाँ से हीरा व्यापार चला गया, यहाँ से बड़े बड़े उद्योग गुजरात जा रहे हैं। ये लड़ाई जमीन की है, ये लड़ाई हक की है और मैं ये चाहती हूँ कि आने वाले दिनों में इन लड़ाई में आप हमारे साथ मजबूती से खड़े रहे और हर आदमी को घर मिलना चाहिए। जिसकी जमीन है उसको जमीन मिलनी चाहिए। हर जमीन जो सरकारी है वो अडानी की नहीं है, वो मुंबईकर की है और मुंबईकर को मिलनी चाहिए। यही मैं आप सभी से कहना चाहूंगी और आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ कि आप यहाँ पे आए। आपने सभी नेताओं का मैं धन्यवाद व्यक्त करना चाहती हूँ। इस लड़ाई में आप सब हमारे साथ आए। आने वाले दिनों में महाविकास आघाड़ी की सरकार आएगी। मी आता विनंती करतो, जननायक राहुल गांधीजींचं या ठिकाणी स्वागत मुंबई काँग्रेसतर्फे होत आहे। बाबासाहेब आंबेडकरांची प्रतिमा त्यांना दिली जाते। टाळ्यांच्या गजरामध्ये आपण या सगळ्याचं स्वागत करायचं आहे नेत्यांचं। आता मी कार्यक्रमांची सूत्र आणि प्रास्ताविकवर भाषण करण्यासाठी महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष नाना पटोले साहेबांना विनंती करतो की त्यांनी यापुढे कार्यक्रमाची सूत्र हाती घ्यावीत। छत्रपति शिवाजी महाराज की, छत्रपति शिवाजी महाराज की। आज महाराष्ट्राच्या महिलांसाठी, शेतकऱ्यांसाठी, तरुणांसाठी, गरिबांसाठी
लोकसेवेची पंचसूत्री आपले नेते आणि काँग्रेस पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे साहेब, आदरणीय आपले लोकनायक राहुल गांधीजी, आदरणीय राष्ट्रीय नेते आणि महाराष्ट्राचं वैभव आदरणीय शरद पवारजी, शिवसेनेचे नेते आदरणीय उद्धव ठाकरेजी यांच्या माध्यमातून आज लोकसेवेचे पंचसूत्री कार्यक्रम या ठिकाणी जाहीर केला जाणार आहे। आणि त्या दृष्टिकोनातून महाराष्ट्राच्या तमाम जनतेला महिलांना सुरक्षा, शेतकऱ्यांना न्याय, युवकांना न्याय या अशा विविध विषयावरचं आपल्या सगळ्यांना गॅरंटी देण्यासाठी, वचन देण्यासाठी आदरणीय नेते या ठिकाणी आलेले आहेत। मंचावर आपले जेवढे अलायन्स आपल्या पक्षात आहे त्या सगळ्या पक्षाचे नेते, कम्युनिस्ट असतील, सपा असेल, शेकाप असेल, अशा अनेक पक्षांचेही नेते मंचावर उपस्थित आहेत। या कार्यक्रमाला मंचावर असलेली सगळी सन्मान्य मंडळी आणि मोठ्या संख्येने या ठिकाणी उपस्थित झालेल्या मुंबई आणि महाराष्ट्रातून आलेल्या सगळ्या आमच्या माता बहिणी, आमचे सगळे वडीलधारी मंडळी, युवक मित्र आणि पत्रकार बंधू, महाराष्ट्राच्या विधानसभेच्या निवडणुकीचा हा रणसिंग या ठिकाणी पुकारला जाणार आहे। 2014 ते 19 आणि आता 2.5 वर्षाचं एकनाथ शिंदे, फडणवीस, अजित पवार अशा खोकेबाजांचं जे सरकार होतं, या सरकारने महाराष्ट्राचं चिखल केलं, महाराष्ट्राला बर्बाद केलं, महाराष्ट्राची अस्मिता धुळ्यास मिळवली, शाहू फुले आंबेडकरांच्या विचाराला संपवलं, छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या प्रतिमेच्या अवमानाच्या माध्यमातून यांचं कमिशनखोरी, यांचं भ्रष्टाचार या माध्यमातून संपूर्ण देशाला नव्हे तर जगाला कळलेला आहे। आणि म्हणून मी या ठिकाणी जास्त वेळ न घेता आदरणीय उद्धव ठाकरे साहेब आता येतच आहेत, आल्यानंतर या ठिकाणी तातडीनं या लोकसेवेची पंचसूत्री कार्यक्रम महाराष्ट्राच्या तमाम जनतेला देण्याचं काम या ठिकाणी केलं जाणार आहे। मी एवढंच आपल्याला सांगतो, मी मगाशी म्हणालो की हे वचन आहे, त्यांच्यासारखे जुमले नाहीत। काल त्यांनी 10 सूत्री म्हणजे 10 तोंड कोणाची असतात त्याच्याबद्दल मी आज काही बोलत नाही, पण 2.5 वर्ष हे लोक सत्तेत होते, पण 2.5 वर्षाच्या सत्तेमध्ये या लोकांना आता जे 10 सूत्री जाहीर करतात आहेत ते 2.5 वर्षात का कळलं नाही? 14 ते 19 च्या काळामध्ये फडणवीसांना का कळलं नाही? हे सगळे प्रश्न जनतेच्या समोर उभे आहेत। आणि म्हणून मी आपल्याला सगळ्यांना सांगतोय की हा जो रणसिंग आपण फुकलेला आहे, हा महाराष्ट्र वाचवण्यासाठी, महाराष्ट्र द्रोहापासून महाराष्ट्र वाचवणं हे तमाम महाराष्ट्राच्या जनतेचं कर्तव्य बनतंय। शिवद्रोही व्यवस्थेपासून महाराष्ट्राला वाचवणं हे तुमचं आमचं सगळ्यांचं दायित्व जाते आहे। आणि म्हणून महाविकास आघाडी म्हणून आपण संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये आज या होणाऱ्या 20 तारखेच्या निवडणुकीचा रणसिंग आपण या ठिकाणी पुकारतो आहे। आणि त्या दृष्टिकोनातून या ठिकाणी आज आपले सगळे नेते आपल्याला मार्गदर्शन करणार आहेत। त्याच्यामुळे मी या ठिकाणी
जास्त वेळ न घेता ते तर करू पण करू ना उद्धव ठाकरे मी उद्धव साहेब येतपर्यंत आपल्याला मी या निमित्तानं सांगेल की आज राहुल गांधीजींनी दीक्षाभूमीवर जाऊन डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना नमन केलं आणि डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या संविधानाला कोणी हात लावणार नाही आणि आम्ही हात लावू देणार नाही ही भूमिका त्या ठिकाणी घेतली. संविधानाला संपवण्याचं काम ज्या पद्धतीनं केंद्राच्या नरेंद्र मोदीच्या सरकारने जे सुरू केलेलं आहे, महाराष्ट्रातल्या एकनाथ शिंदे आणि फडणवीसांचा आणि अजित पवारांच्या सरकारने महाराष्ट्रामध्ये ज्या पद्धतीनं महाराष्ट्र गुजरातला गहाण ठेवण्याचं काम सुरू केलेलं आहे, सगळ्या नोकऱ्या बंद केल्यात, पवित्र पोर्टलच्या माध्यमातून 1000 रुपये घेऊन परीक्षा घेतात पण पेपर लीक करण्याचं काम केलं जाते. नरेंद्र मोदी आणि अमित शहानी आपल्या महाराष्ट्राला एटीएम बनवून ठेवलं. महाराष्ट्राला लुटून देशातल्या मूठभर लोकांना समृद्ध करण्याचं, त्यांना गर्भश्रीमंत करण्याचं पाप ते करतात आहेत. आणि महाराष्ट्रातल्या शाहू फुले आंबेडकर विचाराला जो समतेचा संदेश आहे, तो समतेची व्यवस्था संपवण्याचं पाप जे करतात आहेत, त्यांच्या विरोधातली ही लढाई राहुल गांधीजींनी आज नागपूरमध्ये दीक्षाभूमीमध्ये जाऊन त्या ठिकाणी मांडली. पण जे पुस्तक राहुल गांधीजी संविधानाचं दाखवतात आहेत, त्या पुस्तकाला आज फडणवीसांनी ज्या पद्धतीनं, भाजपने ज्या पद्धतीनं सांगितलं की हे लाल रंग म्हणजे नक्षलवाद्यांचा रंग आहे, हे नक्षलवादी मोमेंट चालवण्याचं काम आहे, अशा पद्धतीचा उल्लेख केला. माझा सवाल आहे की लाल रंग हा आमच्या संस्कृतीमध्ये त्याला खऱ्या अर्थानं शुभ मानलं गेलेलं आहे. कुठलाही सण असेल, लग्न असेल, या सगळ्या कार्यामध्ये या लाल रंगाचा वापर केला जातो. साड्या घातल्या जातात लाल रंगाच्या. शुभ कार्यामध्ये या रंगाचं एक आगळं वेगळं महत्व आहे. एकीकडे हिंदूच्या गोष्टी करायच्या आणि एकीकडे त्याच लाल रंगाला नक्षलवादी म्हणायचं. अशा पद्धतीचं पाप यांना पाहिजे तशा पद्धतीनं, म्हणजे ज्या गोष्टी यांना हजम होत नसतील त्या गोष्टीला कुठलं तरी सर्टिफिकेट द्यायचं. यांना काही सर्टिफिकेट देण्याचा अधिकार महाराष्ट्राच्या जनतेने दिला नाही. सत्तेमध्ये हे आलेच, सत्तेचा गैरवापर या लोकांनी केला. म्हणजे आपण पाहतोय की पोलीस विभागामध्ये रिटायर झालेल्या पोलीस IPS अधिकाऱ्याला 2 वर्षाचं एक्सटेन्शन दिलं. काय महाराष्ट्रामध्ये IPS मध्ये चांगले अधिकारी नाहीत? जे अधिकारी यांना 2 वर्षाचं एक्सटेन्शन दिलं तीच कार्यक्षम होती. IPS मध्ये दुसरे अधिकारी कार्यक्षम नाहीत. पण आमच्या पक्षाचा अजेंडा त्या खुर्चीवर बसून विरोधकांचे फोन टेप करून निवडणुकीच्या काळामध्ये पोलीस यंत्रणेचा वापर आम्हाला करता यावा, अशा पद्धतीचा अयशस्वी प्रयत्न त्या लोकांनी केला. आम्ही असो, पवार साहेब असतील, उद्धव साहेब असतील, आम्ही सगळ्यांनी मिळून निवडणूक आयोगाकडे तक्रार केली आणि निवडणूक आयोगाकडे तक्रार करून एकदा नाही, दोनदा नाही, 3दा रिमाइंडर दिलं. आणि तेव्हा काल त्या पोलीस महासंचालकाला हटवण्यात आलं. पण दुसरे पोलीस महासंचालक नेमलेत तर त्यांना टेम्पररी नेमलं.
माझा सवाल निवडणूक आयोगालाही आहे. तुम्ही झारखंडमध्ये पोलीस महासंचालक बदलवलं, त्याला रेग्युलर महासंचालक दिलं. वेस्ट बेंगॉलमध्ये आहे नाही ना, त्यांनी वेस्ट बेंगॉलमध्ये पोलीस महासंचालक रेग्युलर दिला. मग महाराष्ट्रामध्ये का नाही, हा प्रश्न या ठिकाणी निर्माण झाला. आम्ही पुन्हा निवडणूक आयोगाला आज पत्र दिलं, अगर याला रेग्युलर पोलीस महासंचालक या निवडणुकीच्या काळात दिला नाही तर पुन्हा ह्या निवडणुका पारदर्शक होणार नाही, आम्ही कोर्टाचा दरवाजा ठोकवू. पोलिसांचा वापर करून निवडणुका जिंकता येतात का? निवडणुका हारण्याची भीती या महायुतीला झालेली आहे आणि हारण्याच्या भीतीनं पोलीस विभागाचा वापर या लोकांनी सुरू केलेला आहे. पण यांचे हे मनसुबे चालणार नाही. महाराष्ट्राच्या जनतेने मानस केलेला आहे की महाराष्ट्राच्या जनतेने महाविकास आघाडीला सत्तेत आणून महाराष्ट्राला वाचवण्याचं प्रण महाराष्ट्राच्या जनतेने केलेलं आहे. आणि मी तुम्हाला विश्वासानं सांगतो, ज्याप्रमाणे लोकसभेमध्ये महाविकास आघाडीला जनतेने आशीर्वाद दिला, त्याच्यापेक्षा जास्त आशीर्वादानं बहुमताचं सरकार महाराष्ट्रामध्ये महाविकास आघाडीचं आणलं जाईल, हे काळ्या दगडावरची पांढरी रेषा आहे. आणि म्हणून मी या ठिकाणी सर हे जाहीर करण्यात आलं, मी या ठिकाणी आपल्या सगळ्यांचे नेते आणि ज्यांना जननायक या देशाच्या लोकांनी स्वयंपूर्तनं जे पदवी बहाल केलेली आहे, असे भारतातल्या जनतेचे हृदयस्थान आणि जननायक स्टॉप करेंगे आप बोलते रहिए. महाराज मी आता आपल्या सगळ्यांना विनंती करतो की आपलं लोकसेवेचं पंचसूत्री जे महाराष्ट्राच्या जनतेला जे वचन द्यायचं, ती गॅरंटी द्यायची आहे, ते आता आपले काँग्रेस पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे साहेब, आदरणीय जननायक राहुल गांधी जी, आदरणीय शरद पवार साहेब, आदरणीय उद्धव ठाकरे साहेब आणि महाविकास आघाडीचे सगळे घटक पक्ष या पंचसूत्रीला या ठिकाणी आपल्याला नाही, मला
ते पंचसूत्री देण्याच्या पहिले उद्धवजी पंचसूत्री देण्याच्या पहिले छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या प्रतिमेला आपण हार टाकून राहुलजी पवार साहब छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रतिमा को माल्यार्पण कर कर शिवशाही की सरकार, जनता की सरकार महाराष्ट्र में लाने का हम लोग वचन देते हैं और इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा को माल्यार्पण कर कर ये पंचसूत्री हम महाराष्ट्र की जनता को देंगे। आज महाराष्ट्र की जनता को लोक सेवा की पंचसूत्री इस गारंटी के माध्यम से दी जा रही है। महाविकास आघाड़ी के सभी नेता आपके सामने महाराष्ट्र की जनता को गारंटी दे रहे हैं, वचन दे रहे हैं और इसको पूरा करने का वादा यहां पर करने का आपको वचन देने वाले हैं। महाविकास आघाड़ी की ये गारंटी है और महायुति की जुमलेबाजी है, यह भी महाराष्ट्र की जनता जानती है। कांग्रेस पक्षाचा राहुल गांधी तुम आगे बढ़ो, राहुल जी तुम आगे बढ़ो। मैंने आप लोगों को कहा कि भाजपा की जुमलेबाजी होती है और राहुल जी ने कर्नाटक हो तेलंगाना हो इस राज्य में जो गारंटी दी वो आज भी वहां पे चल रही है और इसलिए ऐसे जननायक को मैं आमंत्रित करता हूं कि आप जो लोक सेवक की जो पंचसूत्री हम लोगों को देना चाहते हैं हम लोक सेवक की जो पंचसूत्री देना चाहते हैं आपका मार्गदर्शन आप करें, ऐसे मैं आपको विनती करता हूं। राहुल गांधी जी तालियां। क्या कर रहे हैं? ठीक ठीक।
मल्लिकार्जुन खड़गे जी, शरद पवार जी, उद्धव ठाकरे जी, रमेश चेन्नीथाला जी, नाना पटोले जी, बाला साहेब थोराट जी, वर्षा गायकवाड़ जी, उद्धव ठाकरे जी, रमेश चेन्नीथाला जी, नाना पटोले जी, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। लड़ाई विचारधारा की लड़ाई है। एक तरफ बीजेपी, आरएसएस और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन। एक तरफ अंबेडकर जी का संविधान, एकता, समानता, मोहब्बत, रिस्पेक्ट, और दूसरी तरफ सामने से नहीं, छुपकर बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग इस संविधान को खत्म करना चाहते हैं। सामने से नहीं कह सकते हैं, सामने से कहेंगे तो नतीजा उनको मालूम है, पूरा का पूरा देश उनके सामने खड़ा हो जाएगा। इसलिए वो सामने से नहीं कहते हैं, छुपकर संविधान को कमजोर करते हैं। हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस हैं, संस्थाएं हैं, ब्यूरोक्रेसी है, शिक्षा का सिस्टम है, स्वास्थ्य का सिस्टम है। संविधान में कहीं नहीं लिखा कि एक पार्टी को, एक विचारधारा को अपने लोग हिंदुस्तान की हर संस्था में डालने हैं। यह इंडिया गठबंधन कभी नहीं करता है। आप देखिए, आज देश में यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स की लिस्ट निकाली। उस लिस्ट में आपको मेरिट नहीं दिखाई देगा, सिर्फ क्वालिफिकेशन सिर्फ आरएसएस की मेंबरशिप का है। वाइस चांसलर बनना है, आरएसएस की मेंबरशिप लीजिए। साइंस के बारे में, ज्योग्राफी के बारे में, हिस्ट्री के बारे में कुछ मालूम ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आरएसएस के हो, सीधा आपको उसमें जगह मिलेगी। और ये एक संस्था के साथ नहीं हो रहा है, ये हिंदुस्तान की सारी संस्थाओं के साथ, इंस्टीट्यूशंस के साथ हो रहा है। इलेक्शन कमीशन पर दबाव डालते हैं, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का इस्तेमाल कर सरकार गिराते हैं। आप याद रखिए कि पिछली महाराष्ट्र की सरकार, आपकी सरकार, हमारी सरकार थी, इंडिया गठबंधन की सरकार थी, और उस सरकार को चोरी कर पैसा देकर हटाया गया था। क्यों?
क्योंकि वो 2-3 अरबपतियों की मदद करना चाहते हैं। आप जानते हो, मुंबई जानता है, महाराष्ट्र जानता है कि धारावी की जमीन 1 लाख करोड़ रुपए की जमीन, आपकी जमीन, गरीबों की जमीन, आपके आंखों के सामने आपसे छीनी जा रही है। पूरी दुनिया जानती है। 1 लाख करोड़ रुपए की जमीन आपकी आंखों के सामने, दुनिया की आंखों के सामने 1 अरबपति को दी जा रही है। आपके जो प्रोजेक्ट्स थे, चाहे वो एप्पल आईफोन की फैक्ट्री हो, चाहे वो हवाई जहाज बोइंग का यूनिट हो, आपसे छीनकर दूसरे प्रदेशों में चले जा रहे हैं। 5 लाख युवाओं को रोजगार मिलता है इन प्रोजेक्ट से। सारे के सारे आपसे छीनकर गुजरात की ओर चले गए। सेमीकंडक्टर प्लांट, आईफोन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, गेल पेट्रोकेमिकल प्रोजेक्ट, टाटा एयरबस प्रोजेक्ट, ये सारे के सारे जो आपके थे, जिससे आपके युवाओं को फायदा मिलना चाहिए था, रोजगार मिलना चाहिए था, ये एक के बाद एक आपसे छीन लिए गए। आपकी जमीन छीनी जा रही है। 1 लाख करोड़ रुपए की जमीन छीनी जा रही है। आपके प्रोजेक्ट्स छीने जा रहे हैं। यह है बीजेपी की सरकार। आपको कहते हैं कि आपको हम पैसा देंगे, महिलाओं को पैसा देंगे, मगर हमने आंकड़े निकाले। बीजेपी की सरकार में आपके साथ क्या किया जा रहा है? महंगाई बढ़ी है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं, गैस सिलेंडर के दाम बढ़े हैं। इनको अगर आप जोड़ें तो बीजेपी की सरकार हर साल महाराष्ट्र के हर परिवार से 90,000 रुपए छीनती है, आपके जेब में से निकालते हैं और सीधा अदानी, अंबानी ऐसे लोगों की जेब में डालते हैं। और फिर आपसे कहते हैं हम आपको महिलाओं को 1,000 रुपए देंगे, 1,500 रुपए देंगे। मगर इनकी नीयत गलत है। काम ये सिर्फ उन लोगों का करते हैं। नोटबंदी से आपको फायदा हुआ, जीएसटी से आपको फायदा हुआ, किसान के जो कानून बना उससे आपको फायदा हुआ, ये जो आपके प्रोजेक्ट्स हैं जो ये आपसे छीने गए, इससे आपको फायदा हुआ क्या? आप रोजगार नहीं चाहते हो, आप सिर्फ महंगाई चाहते हो, आप बेरोजगारी चाहते हो क्या? हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज है। किसी स्टेट में चले जाइए, महाराष्ट्र छोड़िए, किसी भी स्टेट में चले जाइए और वहां आप पूछिए, युवाओं से पूछिए क्या करते हो, कहेंगे भैया कुछ नहीं करते हैं। मोदी जी ने, बीजेपी की पॉलिसीज ने बेरोजगारी फैला दी है, रोजगार मिल ही नहीं सकता। जो स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस वाले हैं उनको एक के बाद एक खत्म कर दिया है। जो रीढ़ की हड्डी हुआ करते थे, रोजगार अंबानी अदानी नहीं दे सकते। अदानी धारावी की जमीन छीन सकता है आपसे, मगर रोजगार नहीं दे सकता है। यह पूरा देश जानता है। रोजगार कौन देते हैं? स्मॉल मीडियम इंडस्ट्री वाले लोग जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जो हाथ से काम करते हैं, ये लोग रोजगार देते हैं। और इन सब को
बीजेपी के लोगों ने, इनकी सरकारों ने खत्म कर दिया है। नोटबंदी, जीएसटी, ये पॉलिसीज नहीं है, ये हथियार हैं। छोटे बिजनेस वालों को खत्म करने के, मारने के हथियार हैं। आप जीएसटी देते हो, जितनी जीएसटी हिंदुस्तान का सबसे गरीब व्यक्ति देता है, उतनी ही जीएसटी अदानी देता है। आप शर्ट खरीदोगे, उतना ही पैसा आपके जेब से जाएगा जितना अदानी के जेब से जाएगा। यह जीएसटी की सच्चाई है। और अगर आप देखें, आज हिंदुस्तान में गरीब लोग टैक्स देते हैं। सबसे ज्यादा टैक्स गरीब लोग देते हैं, कमजोर लोग देते हैं, छोटे दुकानदार देते हैं, किसान देते हैं, मजदूर देते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स से पता नहीं लगता। आप शर्ट खरीदते हो, टैक्स लगता है। मोटरसाइकिल में पेट्रोल डालते हो, टैक्स लगता है। सब जगह इनडायरेक्ट टैक्स लगता रहता है आपके कंधों पे। ये सब बीजेपी की पॉलिसीज हैं। मैंने संविधान की बात की। यह विचारधारा की लड़ाई है। एक तरफ अरबपतियों की सरकार और दूसरी तरफ गरीबों की, किसानों की, स्मॉल और मीडियम बिजनेस चलाने वालों की, युवाओं की सरकार। इसीलिए इंडिया गठबंधन ने महाराष्ट्र की जनता को 5 गारंटी की है। और आज मुझे कहा गया है कि आपको मैं 5 गारंटीज में से पहली गारंटी के बारे में बताऊं। शरद पवार जी, उद्धव ठाकरे जी और खारगे जी आपको बाकी गारंटीज के बारे में बताएंगे, मगर मैं आपको महालक्ष्मी योजना 3,000 रुपए हर महिला के बैंक अकाउंट में हर महीने इंडिया गठबंधन की सरकार डालने जा रही है। हर महीने बैंक अकाउंट में महाराष्ट्र की महिलाओं को 3,000 रुपए सीधा खटाखट नजर जाएगा। और जब महाराष्ट्र की महिलाएं महाराष्ट्र में बस में कहीं जाएंगी तो उन्हें बस टिकट खरीदने के लिए 1 रुपया नहीं देना पड़ेगा, फ्री में जाएंगी। आप पूछोगे क्यों? क्योंकि जो चोट बीजेपी की सरकार ने आपको मारी है, महंगाई की चोट, गैस सिलेंडर की चोट, बेरोजगारी की चोट, सबसे ज्यादा दर्द महाराष्ट्र की महिलाओं को लगता है। इसीलिए हमारी पहली गारंटी महाराष्ट्र की महिलाओं के लिए बैंक अकाउंट में सीधा 3,000 रुपए हर महीने और फ्री बस ट्रैवल पूरे महाराष्ट्र में। जो बाकी गारंटीज हैं उनके बारे में शरद पवार जी, उद्धव ठाकरे जी और खारगे जी आपको बताएंगे। थोड़ा सा मैं आपको जाति जनगणना के बारे में कहना चाहता हूं। आज नागपुर में हमने एक सम्मेलन किया, उसमें हमने जाति जनगणना की बात की। भाइयों और बहनों, हिंदुस्तान में 15% दलित आबादी है, 8% आदिवासी हैं। मगर आज तक किसी को नहीं मालूम
कि इस देश में पिछड़े वर्ग के कितने लोग हैं। कोई कहता है 50 हैं, कोई कहता है 55% हैं, कोई कहता है 60% है, किसी को नहीं मालूम। और जब हम देखते हैं, हिंदुस्तान की संस्थाओं को देखते हैं, मीडिया को देखते हैं, कॉर्पोरेट इंडिया को देखते हैं, जुडिशरी को देखते हैं, इन सब संस्थाओं में हमें ना पिछड़े वर्ग के लोग दिखते हैं, ना दलित दिखते हैं, ना आदिवासी दिखते हैं, ना माइनॉरिटी के लोग दिखते हैं, ना गरीब जनरल कास्ट के लोग दिखते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि देश में एक ऐतिहासिक कदम लिया जाए, जाति जनगणना किया जाए और पूरे हिंदुस्तान के लोगों को, हर वर्ग के लोगों को यह पता लगे कि पावर स्ट्रक्चर में उनकी कितने हिस्सेदारी है, इस देश में धन किसके हाथ में है, संस्थाएं किसके हाथ में है। इसीलिए हमने लोकसभा के चुनाव में कहा था कि अगर हमारी सरकार दिल्ली में बनेगी तो हमारा पहला कदम जाति जनगणना होगा। कर्नाटक में, तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी की सरकार है। दोनों प्रदेशों में हमने जाति जनगणना का काम शुरू कर दिया है और तेलंगाना में हमने एक ऐतिहासिक कदम लिया। ऐतिहासिक कदम। पहले सर्वे बंद कमरों में बनते थे, ब्यूरोक्रेट सवाल चुनते थे, मगर हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार तेलंगाना में जो जाति जनगणना पर सवाल पूछे जाएंगे वो तेलंगाना की जनता ने चुने हैं। हमने पूरे स्टेट में मीटिंग्स करी और जनता से पूछा, दलितों से, आदिवासियों से, पिछड़े वर्ग के लोगों से, महिलाओं से, कि कौन से सवाल पूछे जाने चाहिए, आप क्या जानना चाहते हो हिंदुस्तान के पावर स्ट्रक्चर के बारे में, हिंदुस्तान के धन के बारे में, आपकी आबादी के बारे में। और जनता ने हमें सवाल दिए। महाराष्ट्र में भी जैसे ही हमारी सरकार आएगी हम जाति जनगणना का काम शुरू कर देंगे। और पार्लियामेंट में मैंने साफ कहा है, मोदी जी कुछ भी करें, जैसे ही इंडिया गठबंधन की सरकार दिल्ली में बनेगी वैसे ही जाति जनगणना होगा। और ये जो 50% की सीलिंग लगा रखी है, जो दीवार बना रखी है रिजर्वेशन की, इस दीवार को हम तोड़ देंगे। भाइयों और बहनों, विचारधारा की लड़ाई है। अगर यह संविधान खत्म हो गया तो हिंदुस्तान के गरीब लोगों के पास, दलितों के पास, आदिवासियों के पास, पिछड़ों के पास कुछ नहीं बचेगा। जो भी आज आपको मिला है, चाहे ये आईआईटीज हो, आईआईएम हो, शिक्षा का सिस्टम हो, स्वास्थ्य का सिस्टम हो, आपकी जमीन की रक्षा, ये सब संविधान करता है। अगर आज अदानी जी पर थोड़ी सी रोक लगी हुई है तो यह संविधान के कारण रोक लगी हुई है। और यह जो किताब है, यह सिर्फ एक किताब नहीं है। इस किताब में महापुरुषों की सोच, हिंदुस्तान की आवाज है इस किताब में। इसमें अंबेडकर जी की आवाज है, फूले जी की आवाज है, गांधी जी की आवाज है, बसवन्ना जी की आवाज है, नारायण गुरु जी की आवाज है,
बुद्ध भगवान की आवाज है, उन सब की आवाज इस किताब में है। और हिंदुस्तान की आवाज, गरीबों की आवाज, दलितों की, पिछड़ों की, कमजोर लोगों की, किसानों की आवाज इसमें है। और आस्ते आस्ते नरेंद्र मोदी, आरएसएस और बीजेपी इस किताब को खत्म करने में लगे हैं। इंडिया गठबंधन आपको मैसेज देना चाहता है कि कुछ भी हो जाए, संविधान को कोई नहीं छुएगा, कोई नहीं खत्म कर पाएगा। इंडिया गठबंधन एक साथ खड़ा है, हिंदुस्तान की जनता एक साथ खड़ी है। हम इसको कभी खत्म नहीं होने देंगे। आप सबका मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। चुनाव का समय है। आपकी जो पिछली सरकार थी वो आपके हाथों से चोरी की गई। बीजेपी, आरएसएस, इन लोगों ने आपसे आपकी सरकार छीनी। चोरी करके, एमएलए खरीद कर आपकी सरकार छीनी गई। यह आप याद रखिए। और इस बार महाराष्ट्र की सरकार बनाइए, जो आपके प्रोजेक्ट दूसरे प्रदेशों में ना भेजे, जो आपकी धारावी की जमीन अदानी जी के हवाले ना करे, मगर महाराष्ट्र के किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, छोटे व्यापारियों के लिए, स्मॉल और मीडियम बिजनेस और युवाओं के लिए काम करे। आप सबका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। राहुल जी का जोरदार से तालियां बजाकर उनका स्वागत करिए। महाराष्ट्र के महिलाओं के सक्षमीकरण के लिए उन्हें जो कदम उठाया है, उसके लिए हम तहे दिल से उनका महाराष्ट्र की जनता की तरफ से स्वागत करते हैं। हमारे राज्य के और राष्ट्रीय नेता, हमारे महाराष्ट्र का गौरव शरद पवार जी, किसानों के बारे में जो गारंटी देने वाले हैं, वो अपना वक्तव्य शुरू करें। सन्माननीय राष्ट्रीय आणि उपस्थित बंधू भगिनींनो, सुरुवातीलाच तुम्हा सगळ्यांचे आभार मानत 6 महिन्याच्या पूर्वी देशाच्या लोकसभेची निवडणूक झाली। त्यावेळेला आपण लोकांनी हे राज्य कसं जायचं, कसं चालवायचं, याचा निकाल घेण्याची ही वेळ आलेली आहे। गेल्या 5 वर्षामध्ये आपण उद्धवजींच्या नेतृत्वाखालचं सरकार सोडलं तर बाकीचा सगळा कालखंड हा महाराष्ट्राला मागं नेणारा कालखंड आहे। महाराष्ट्र राज्य हे देशाचं उद्योगाचं महत्त्वाचं राज्य, आर्थिकदृष्ट्या शक्तिशाली राज्य, देशामध्ये
याची आकडेवारी पाहिली तर चिंता वाटावी अशा प्रकारचं चित्र आहे. राज्यामध्ये 64,000 महिला आणि मुली आज बेघर आहेत, त्यांचा पत्ता लागत नाही. ही स्थिती महाराष्ट्रामध्ये कधीही नव्हती. महाराष्ट्रामध्ये शिक्षणाच्या संबंधी नेहमीच प्रगत राज्य होतं. आज शिक्षण क्षेत्रामध्ये मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार चालू आहे. हे चित्र आपल्याला बघायला मिळतं. दरदारी उत्पन्न असो, अन्य प्रश्न असो, प्रत्येक ठिकाणी आज महाराष्ट्र घसरलेला आहे. शिवछत्रपती हे देशाच्या स्वाभिमानाचं प्रतीक आहे. हल्लीच्या राजवटीमध्ये भ्रष्टाचार हा कोणत्या टोकाला गेला हे जर सांगायचं असेल तर एकच उदाहरण सांगतो की सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये शिवछत्रपतींचा पुतळा जो उभा केला त्या उभारणीमध्ये सुद्धा भ्रष्टाचार झाला. आज आपण बघतो शिवाजी फाळकर शिवछत्रपतींचा पुतळा आहे, अनेक वर्ष आहे, त्याला काही धक्का लागत नाही. गेट ऑफ इंडियाच्या जवळ छत्रपतींचा पुतळा आहे, समोर समुद्र आहे, समुद्राचं वारं येतं, हजारो लोक तो पुतळा बघतात, त्या पुतळ्याला काही झालेलं नाही. पण सिंधुदुर्गाचा पुतळा मोदींच्या हस्ते अनावरण आणि तो पुतळा उद्ध्वस्त होतो आणि सरकारच्या तर्फे सांगितलं जातं होतं. माझ्याकडे देशाचं शेती खातं होतं. शेतकऱ्यांच्या मध्ये अस्वस्थता होती, कर्जबाजारीपणा होता. आम्ही लोकांनी एकत्र बसून देशाच्या शेतकऱ्यांना 71,000 कोटीचं कर्ज आम्ही माफ केलं आणि ज्या शेतकऱ्याच्या शेतीला 12% व्याजाचा दर होता तो 12हून 6% आणला, 6%हून 3% आणला आणि नियमित देतात त्यांना आणखीन सवलत दिली. आज आमच्या आघाडीच्या वतीनं आहे. आसपासच्या संकटाला जाण्याची दुःखाची परिस्थिती त्याच्यावर आलेली आहे आणि भाजपच्या सरकारमध्ये त्याच्या दुःखाकडे झुंकून सुद्धा बघितलं जात नाही आणि त्यामुळं याला काहीतरी उत्तर शोधलं पाहिजे आणि त्या उत्तराच्यासाठीच आम्ही लोकांनी हे आश्वासन, हे एक धोरणात्मक कार्यक्रम
आपल्या सगळ्यांच्या संविधानाला माझी खात्री आहे की बळीराजाला वाचवण्यासाठी या ठिकाणी हे आघाडीचं सरकार यावं हा आमचा आग्रह आहे. त्याला तुम्हा सगळ्यांची मदत मिळेल आणि महाराष्ट्राचं हे चित्र बदलून एक प्रगतिशील सामान्य माणसाचं दुःख कमी करणारं, महागाईची सुटका कमी करणारं, बेरोजगारी घालवण्यासाठी हातभार लावणारं, स्त्रियांना संरक्षण देणारं आणि कुटुंब समाजाचे जे दीन दलित आदिवासी व्यक्ती यांना सन्मानानं जगता येईल अशा प्रकारची काळजी घेणारे सरकार आम्ही लोकांचा जीव हाच विश्वास आणि भरोसा मी आपल्या सगळ्या या ठिकाणी तरुणांसाठी ते गॅरंटी आपल्याला या ठिकाणी देणार आहेत. आणि आदरणीय उद्धव ठाकरे साहेब याच्यानंतर आपले राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय खरगे साहेब हे आपल्याला आरोग्यविषय गॅरंटी आपल्याला या ठिकाणी देणार आहेत आदरणीय खरगे साहेब. त्यामुळे आदरणीय उद्धव ठाकरे साहेब आपल्याला युवांच्या बद्दल जी गॅरंटी आपण महाविकास आघाडीच्या वतीनं द्यायला निघालेलो आहोत त्याबद्दलचं मार्गदर्शन ते करतील. माननीय राहुलजी, आदरणीय पवार साहेब, आदरणीय खरगे साहेब, व्यासपीठावरील सर्वच मान्यवर आणि जमलेल्या माझ्या तमाम महाराष्ट्रप्रेमी बांधवांनो, भगिनींनो आणि मातांनो, नुकतीच दिवाळी झालेली आहे आणि आता निवडणुकांचे फटाके फुटायला लागलेत. आपल्याकडे चांगले ॲटम बॉम्ब आहेत आणि पलीकडनं तडतड्या फुलबाज्या फुसकुल्या वगैरे काय सुरू आहेत. चालू द्या. 23 तारखेला आपल्याला विजयाचे फटाके फोडायचे आणि त्याचा निश्चय करण्यासाठी आज आपण इकडे जमलेलो आहोत. कालपासून माझ्या जाहीर सभा सुरू झाल्या. सभा सुरू होण्याच्या आधी 2-3 दिवस मी काही जणांशी बोलत होतो. सगळे ठेवले होते कारण महागाई वाढते. ही महागाई जी वाढती आहे तिच्यावरती आवर घालूच शकत नाहीत मोदी आणि हे सगळे भाजप मिंदे वगैरे सगळे कोणी. बाकी आनंदाचा शिदा वगैरे ठीक आहे, त्या आनंदाच्या शिद्यामध्ये सुद्धा उंदराच्या लेंड्या मिळतात. कसला आनंद आहे यांचा. गरिबांना उंदराच्या लेंड्या देत आहे हा तुमचा आनंद आणि असे बकवास लोक आपल्यावरती राज्य करतायत. आणि म्हणून मी
काल सांगितलं की आपलं सरकार आल्यानंतर परत एकदा ह्या ज्या 5 जीवनावश्यक वस्तू आहेत, मग त्याच्यामध्ये तेल आलं, साखर, तांदूळ, गहू, जे काय 5 लागतात, त्यांचे भाव आम्ही शेतकऱ्याचं नुकसान होऊ न देता हे स्थिर राखून दाखवल्याशिवाय राहणार नाही. द्या ना, काहीतरी चांगलं द्या, नुसतं घेताय. राहुलजी जो बात आपने कही, खरंच म्हणजे ही धक्कादायक गोष्ट आहे की 90,000 रुपये आपल्या महाराष्ट्राच्या प्रत्येक कुटुंबाच्या खिशातले हे काढले जात आहेत. जीएसटी लावतायत, हा टॅक्स लावतायत, तो टॅक्स लावतायत, म्हणजे उद्या श्वास घ्यायला सुद्धा टॅक्स लावतील. आपल्याला कळतच नाही, आपला खिसा मारला जातोय आणि वरनं यांच्या योजना येत आहेत. आज मुद्दामून एक चांगली सभा इकडे आयोजित झाली, कारण आपण जे काय करतो ते खुलेआम करतो, काळोखात काही करत नाही. खुलेआम आपली वचननामा, जाहीरनामा सुद्धा खुलेआम आहे, लोकांसाठी आहे. महिलांसाठी योजना जी आहे ती नुसती चालू ठेवणार नाही, तर त्याच्यामध्ये भर टाकणार आहोत, हे राहुलजीने आपण सांगितलेलं आहे. पवार साहेब, आपण सांगितलं की शेतकऱ्याचं कर्ज हे 3 लाखापर्यंत आपण माफ करणार आहोत. 2 लाखापर्यंत आपण करून दाखवलेलं आहे. म्हणजे आम्ही अशा काही वाऱ्यावरची वरात नाही. की प्रत्येक युवकाला, बेरोजगार तरुणाला, नाहीतर आता ह्या बेरोजगाराची व्याख्या ठरवावी लागेल ना. कारण एक तरुण आता याच्यानंतर बेरोजगार होणार आहे, त्यांची ते जाऊ द्या. पण बेरोजगार तरुणांना दर महिन्याला आपण 4,000 रुपयांची मदत करणार आहोत. 4,000 रुपये का नाही करायची? जर तरुण आपलं भविष्य असेल आणि ते भविष्य आज यांच्या टपाल करंट्या जो काय कारभार चाललाय त्याच्यामुळे नासला जात असेल, तर मग त्याला उभारी देणार कोण? आपलं महाविकास आघाडीचं सरकार ते काम करेल. आणि जे आपण लोकसभेमध्ये जो एक प्रचार केला, त्या प्रचाराला हे फेक नरेटिव्ह म्हणतात. ज्या संविधानाची प्रत राहुलजी आपने दिखाई, मी वर्षात पहिले सांगितलं का मला पण अदानींच्या घशात घातल्या जात आहेत. म्हणजे मुंबई संपूर्णपणाने अदानीमय करून टाकायची. आम्ही आज जाहीर करतोय की आपलं सरकार आल्यानंतर या चुकीच्या निविदा काढल्या गेल्यात आणि निविदा बाहेरच्या ज्या सवलती अदानींना देऊन माझी अख्खी मुंबई नासवली जाते. पहिलं तो कॉन्ट्रॅक्ट, ते कॉन्ट्रॅक्ट आम्ही रद्द करू आणि धारावीकरांना जिथल्या तिथे उद्योगाच्या सोयीसह घर दिल्याशिवाय राहणार नाही, हे महाविकास आघाडीचं वचन मी आज तुम्हाला सगळ्यांना देतोय. पण सगळ्या मुंबईकरांनी समजून घ्यायला पाहिजे की विषय केवळ धारावीपुरता नाहीये. दहिसरची जमीन दिली, मुलुंडची जमीन दिलेली आहे, मालवणची दिलेली आहे, त्याच्यानंतर आपलं
मिठागर दिलेलं आहे, कांजूरची दिलेली आहे, कुर्ला मदर डेअरीची दिलेली आहे. काय आहे काय? सगळं त्यांना द्यायचं, वरती टीडीआर त्यांना द्यायचा. त्या टीडीआर वरती सुद्धा मी नंतर बोलणारच आहे. पण आज आपण जे पंचसूत्री म्हणून जाहीर केलेलं आहे त्याच्यामध्ये धारावीचा मुद्दा हा सुद्धा आपल्या एक वचननाम्यामध्ये असणार आहे की मुंबई बचाव. आम्ही एकदा कोरोनाच्या काळामध्ये धारावी वाचवली होती, आता पुन्हा एकदा धारावी आम्ही वाचून दाखवणार. पुन्हा एकदा धारावी वाचू. संपूर्ण यांचं कॉन्ट्रॅक्टरचं लाड करणारे हे सरकार आहे. मधल्या काळात मी वाचलं की आपली गावठण आणि कोळीवाडी आहेत, तिथे सुद्धा क्लस्टर डेव्हलपमेंट करणार. क्लस्टर म्हणजे काय की जसं झोपडपट्ट्यांमध्ये आपण करतो ना की झोपडपट्टी वाचणे तिथल्या तिथे घर, म्हणजे एक उंच टावर बांधायचा, त्याच्यामध्ये सगळ्यांना घरं द्यायची आणि बाकीची जमीन ही बिल्डरला देऊन टाकायची. तसंच कोळीवाडे त्यांच्या घशात घालायचं चाललेलं आहे. पण एक सुद्धा कोळीवाडा आम्ही बिल्डर अदानी किंवा कोणाच्याही घशात जाऊ देणार नाही. आमचं हे सुद्धा वचन आहे की कोळीवाडी असोत किंवा गावठाण असोत, कोळीवाड्यांचं अस्तित्व कायम ठेवून आम्ही आमच्या कोळी बांधवांच्या मतानुसार त्या कोळीवाड्याचा विकास करून दाखवू. नाहीतर एक क्लस्टरमध्ये टाकलं तर कोळीवाड्यांना इमारती उभ्या करून दिल्या, मग त्यांच्या जे काही होड्या आहेत त्यांना काय तुम्ही पार्किंग मध्ये लावणार? तू पहिल्या माळ्यावर, तू दुसऱ्या माळ्यावर, तू तिसऱ्या माळ्यावर. आणि मासे सुकवण्याची सोय जी आज कोळीवाड्यामध्ये आहे, किनाऱ्यावरती आहे, ते कोळी लोक माझी ही काय गच्चीमध्ये मासे सुकवणार? तेव्हा एक लक्षात घ्या, ही निवडणूक केवळ शिवसेनेची, केवळ काँग्रेसची किंवा केवळ राष्ट्रवादीच्या अस्तित्वाची नाहीये. हे मुंबईचं आणि महाराष्ट्राचं गुजरातीकरण चाललेलं आहे, ते थांबवण्यासाठी ही निवडणूक आपल्याला जिंकायची आहे. कारण सगळं गुजरातला चाललंय. सगळा कारभार जर का ते तिकडनं दोन दिल्लीत बसलेले लोक आहेत, मी आपले तुषार गांधी बसलेत, त्यांनी एक शब्द वापरला होता, तो वापरू इच्छित नाही, पण ते जर करणार असतील आणि आम्ही सगळे लोक छत्रपती शिवाजी महाराज की जय बोलून चंडासारखे बघत बसणार असू तर मग न जगलेलं बरं. ज्याप्रमाणे हे काही जीवाभावाचे प्रश्न आम्ही इथे मांडतो त्याला उत्तर आम्ही देतो, तसंच जे मी दसऱ्याच्या भाषणात बोललो, जे पुनरुच्चार मी करतो की आपलं सरकार आल्यानंतर महाराष्ट्राच्या प्रत्येक जिल्ह्यात छत्रपती शिवाजी महाराजांचं मंदिर आम्ही बांधून दाखवल्याशिवाय राहणार नाही. अगदी सुरतेला सुद्धा बांधू. मग हे मी बोलल्यानंतर देवाभाऊ बोलले, कारण त्याने छत्रपती शिवाजी महाराज सहनच होत नाही. तसं बस एक भ्रष्टाचार करून पुतळा तिकडे उभारला होता, तो सुद्धा 8 महिन्यात पडला. कारण शिवाजी महाराज म्हटल्यानंतर यांच्या अंगाची लाई होते. मग देवेंद्र फडणवीसने मला आव्हान दिलं, अहो तुम्हाला जर हिंमत असेल तर मुंबऱ्यामध्ये शिवाजी महाराजांचं मंदिर बांधून दाखवा. अहो देवा भाऊ, जाऊ तिथे खाऊ. मुंबऱ्यामध्ये जा पहिलं, आणि मुंबऱ्याच्या प्रवेशद्वारावरती जे शिल्प आहे ना, छत्रपती शिवाजी महाराज तिकडे आहेत, जिजाऊ आहे, तुकाराम महाराज आहेत, सावित्रीबाई फुले आहेत, हे पहिलं बघा, मुंबऱ्यामध्ये आहे. पण मुंब्रा ठाणे जिल्ह्यात येतो. ज्या जिल्ह्यातून तुम्ही आमच्यातला गद्दार फोडलात आणि डोक्यावरती बसवला होतात मुख्यमंत्री म्हणून, त्याच्या जिल्ह्यात तुम्हाला छत्रपती शिवाजी महाराजांचं मंदिर बांधणं हे अवघड वाटत असेल तर त्या गद्दाराला डोक्यावर घेतलाच कशाला? गद्दार घेऊन नाचलात कशाला? आणि म्हणून वेडीवाकडी आव्हान आम्हाला देऊ नका. आज आम्ही तरी हे सगळं बकाल तुम्ही करत चाललेले आहेत. महाराष्ट्र राज्य आणि मुंबई त्याच्या चांगल्यासाठी, त्याच्या भवितव्यासाठी एक चांगला जाहीरनामा घेऊन आम्ही जनतेसमोर आलेलो आहोत. आणि मला खात्री आहे मुंबईचीच नव्हे तर संपूर्ण महाराष्ट्राची जनता ही जागरूक आहे. मुंबईकरांनी गेल्या लोकसभेमध्ये महाविकास आघाडीच्या बाजूनी भरपूर कौल चांगला दिला. अगदी 6 पैकी मी तर म्हणे 5 जागा आपण जिंकलो. 1 जागा चोरी करून ते जिंकले. त्याच्यानंतर झालेली पदवीधर आपण जिंकलो, शिक्षक आपण जिंकलो, सिनेटची निवडणूक आपण जिंकलो. त्याच्यामुळे मुंबईकरांचे आशीर्वाद हे असेच आमच्यावरती कायम असू द्यात आणि ते राहतील अशी खात्री व्यक्त करतो आणि आपल्या सर्वांची रजा घेतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद उद्धव जी, आपने
हमारे राज्य के युवाओं को, जिन लोगों को इन लोगों ने बेरोजगार बनाया, उन सब लोगों को 4,000 रुपया हमारे युवा और युवतियों को देने का गारंटी आपने दी यहां पर। इसलिए तालियां बजाकर जोर से उनका स्वागत आप सब करिए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय खरगे जी, आपको हेल्थ के बारे में, क्योंकि आज महाराष्ट्रातली जी काही परिस्थिती आज आहे, सरकारी दवाखान्यात गेलेला माणूस सरळ जातो पण आडवा होऊन येतो, पैसे नाही आणि म्हणून आपला उपचार ते करू शकत नाही। आणि म्हणून या सगळ्या गरजू लोकांना महाराष्ट्रामध्ये आर्थिक ताकद देऊन त्याचा जीव वाचवण्याचा एक संकल्प या ठिकाणी केला जातो आणि त्याची घोषणा आदरणीय काँग्रेस पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आमचे नेते मल्लिकार्जुन खरगे साहेब आपल्याला मार्गदर्शन करतील अशी त्यांना विनंती करतो। आज की इस चुनावी सभा में उपस्थित साथियों और हमारे अपोजिशन पार्टी के नेता राहुल गांधी जी, नाना पटोले जी, बाला साहेब थोरात जी, वर्षा गायकवाड़ जी, गठबंधन दल के उपस्थित नेता और कार्यकर्तागण और मंच पर बैठे हुए सभी नेतागण और मीडिया के मेरे दोस्तों, भाइयों और बहनों, अभी आपने सभी का भाषण सुना, लेकिन आखिरी में बोलने वालों को बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि सभी गारंटी ने तो उन्होंने बोल दिया। मुझे एक ही गारंटी आपसे लेना है, आप सभी मिलके गठबंधन के सरकार को जिताएंगे, ये गारंटी आपको देना है। और यूं ही होता है, जब बफे सिस्टम में हम खाने के लिए बैठते हैं तो जो पहले पंक्ति में रहते हैं वो लोग ठीक ठाक से खा लेते हैं, जो पीछे रहते हैं उनको बाद में थोड़ा कुछ मिलता है। ये वैसा ही है कि जो हमको चांस मिला कहने का, मैं थोड़ी बातों में मेरी बात को आपके सामने रखूंगा। आप और मेरे लिए एक 10-15 मिनट दीजिए, उसके बाद ये मीटिंग खत्म होगी तो मैं आपके सामने जो आज 5 गारंटी हमारे नेताओं ने दिए है, बड़ा सोच समझकर उन्होंने रखा है, बहुत गहन अभ्यास करके ये जो 5 उन्होंने गारंटीज दिए हैं वो आप सबके भलाई के लिए और महाराष्ट्र के भलाई के लिए दिए हैं। जैसा कि राहुल जी ने कहा, महालक्ष्मी, जिसको महिला को हर महीना 3,000 रुपए देने की उन्होंने घोषणा की, और ये गठबंधन सरकार का कहना है और ये दे के रहेंगे हम। ऐसा ही हम कर्नाटक में दिए हैं, तेलंगाना में दिए हैं, दूसरे जगह जहां पर हमारी सरकारें हैं वहां पर हम देते आ रहे हैं। लेकिन कभी कभी मोदी जी हमारा मजाक उड़ाते हैं। देखे नहीं, कांग्रेस वाले हमेशा ये गारंटी देते हैं
लेकिन वो निभाते नहीं। मोदी साहब, आप तो इतने गारंटी दिए 10 साल में, एक तो गारंटी आपने निभाया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अरे 15 लाख रुपए की गारंटी दी आप, काला धन लाकर मैं सबको दूंगा, दिए? अरे दिए क्या? नहीं दिए तो ये झूठ हो गया ना। दूसरा बोले कि 2 करोड़ नौकरियां मैं आप सबको युवाओं को दूंगा, दिया? इसीलिए गठबंधन की जो पार्टियां हैं हर युवा को 4,000 रुपए हर महीना उनको नौकरी मिलने तक दे रही है। यह है गठबंधन सरकार का एक वादा। दूसरा, मोदी जी ने कहा एमएसपी किसानों के लिए मैं डबल कर दूंगा, कर दिया? नहीं किया, ये भी झूठ। नोटबंदी होने के बाद उन्होंने कहा 100 दिन में मैं सब ठीक करूंगा। अगर ठीक नहीं होगा तो मेरे किसी को भी चौरस्ते पे सूली पे चढ़ाओ या मुझे कुछ भी करो, उन्होंने कहा। उससे फायदा हुआ देश का? नहीं। तो मोदी ने तो इतने झूठ बोले, और उसीलिए मैं बोलता हूं कि मोदी ये झूठों के सरदार है। मैं हमेशा पार्लियामेंट में भी बोलता हूं, बाहर भी बोलता हूं, क्योंकि जो आदमी झूठ कहता है वो कभी लोगों के हित में नहीं होता है। हमने जो वायदे किए थे, मैं बताता हूं, कर्नाटक में हमने वायदे किए, वो पूरे निभाए, और मैं आंकड़े के साथ उनको झारखंड में बताया। मोदी साहब, आपको आंकड़े बताता हूं, 52,000 करोड़ रुपए कर्नाटक गवर्नमेंट में इस गारंटी को, 5 गारंटी को दिए हैं। उसमें से 47% रुपये खर्च हो गए हैं। ऐसा कोई आपने किया है? ये मोदी की गारंटी बोलते हैं। कौन सा गारंटी फुलफिल की आप? हाँ ठीक है, गारंटी उन्होंने किसको दिया? अदानी अंबानी को दिया है। तो इसीलिए ऐसे जो पार्टियां उनको मदद कर रहे हैं, यहां पर जो भी वो बीजेपी के और जो बहुत से लोग तोड़फोड़ करके उधर चले गए, तो उनसे आप दूर रहना चाहिए। और वो सही पार्टियां नहीं है, चाहे शिवसेना में फुट के चले गए, चाहे एनसी नेशनल हमारे शरद पवार जी के पार्टी से फुट के गए। ये जो फुट के जा रहे हैं, टूट के जा रहे हैं, इनके हाथ से मुंबई वालों का भलाई करने का कोई उनका इरादा नहीं है, सिर्फ पैसे कमाना। और पैसे कमाने के लिए वो हमेशा हर चीज को तैयार रहते हैं। भाइयों, ये मुंबई ऐसा शहर है, लोग यहां पर कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, यूपी के, बिहार के, बंगाल के, मध्य प्रदेश के, हर स्टेट का आदमी यहां आकर पलता है, मजदूरी करता है। अपने स्टेट में जब वो सोचता है, अरे अगर मैं मुंबई जाऊंगा कम से कम हमको एक दिन का खाना तो मिलेगा, मजदूरी तो मिलेगा, ये कहकर अपने गांव छोड़ते हैं। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, उनके लिए कोई जगह नहीं बची, और खासकर जो मुंबई वासी हैं उनके लिए भी जगह नहीं बची। अब दूसरों को तो मदद करना छोड़िए, मुंबई में जो आता है
कभी भूखा नहीं मरता, ये कहावत कर्नाटक में, आंध्रा में, तेलंगाना में हर जगह है। लेकिन यहाँ के लोग, यहाँ जो जमीन है वो बेच रहे हैं, और यहाँ जो अभी राहुल जी ने कहा कि ये जो इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आ रहा है, वो इन्वेस्टमेंट कहाँ जा रहा है? मैं उद्धव ठाकरे जी से पूछता हूं, क्यों उसको जाने दे रहे हैं? पवार साहब से भी पूछता हूं, वो क्यों बाहर जाने दे रहे हैं? क्या आपसे भी वो मजबूत है? अगर आप लोग एक होकर खड़े रहे, ये पैसा इन्वेस्टमेंट यहां का दूसरे जगह जा नहीं सकता। हम आपके साथ हैं। मुंबई ये हिंदुस्तान का एक आर्थिक कैपिटल है, फाइनेंशियल कैपिटल है। मुंबई है एक हिंदुस्तान का नाक है। हिंदुस्तान के लिए फक्र की बात है। जो भी फॉरेन मिनिस्टर्स आते हैं, प्राइम मिनिस्टर्स आते हैं, पहले वो मुंबई के तरफ देखते हैं। मुंबई में कहां हमको इंडस्ट्री बसाना, कहां हमको यहां पर इन्वेस्टमेंट करना, ये सोचते हैं। लेकिन इसको खत्म करने वाले ये बीजेपी के लोग और शिवसेना जो फूटी हुई है, वो लोग ये बहुत कुछ पीछे से काम कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, ये लोग सत्ता में है। अब शाह आए, यहां जोरदार भाषण देते, और हमारे मोदी साहब तो आते हैं भाइयों और बहनों कह के, दुनिया की स्कीम बता के चले जाते हैं। लेकिन तुमने मुंबई के लिए क्या किया, इसका उत्तर पहले दो। यह प्रश्न उसके सामने रखना चाहिए। लेकिन आपको उत्तर कहीं नहीं देंगे। मैंने तो चैलेंज किया, क्योंकि मेरे स्कीम को, मेरे गारंटी को उन्होंने चैलेंज किया, तो मैंने भी चैलेंज किया। आओ मोदी साहब, बेंगलोर में एक जगह ठहरेंगे और आपकी गारंटी कितने यशस्वी हो गए। आपने जो कहा था इलेक्शन में, 11 साल में आपने कितने गारंटी दिए थे, उसमें से कितने गारंटी आपने किया, और यूपीए सरकार में हमने कितने गारंटी थी, हमने क्या किया, मैं बताऊंगा। अभी भी राज्य में हमने क्या किया, हम बता देंगे। सिर्फ टीका करने से गरीबों का पेट नहीं भरता, या हमको गाले देने से जनता का पेट नहीं भरता। वो सिर्फ बात करना जानते हैं, काम करना नहीं जानते। तो मैं आपसे विनती करूंगा कि आप ऐसे धरती से आते हो जहां महात्मा फुले, शाहू महाराज, अंबेडकर, इनके धरती से आते हो। और ये संविधान किसने बनाया? यही मुंबई के रहवासी डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने बनाया। यह मुंबई की देन है। तो ये इसको रक्षा करना और इसकी हिफाजत करना आपका काम है। लोकतंत्र को बचाना आपका काम है। इसलिए ये बात कभी भी आप मोदी जी के नाम से मुंह से नहीं सुनेंगे, शाह के मुंह से नहीं सुनेंगे, आरएसएस के मुंह से नहीं सुनेंगे। ये अगर कोई बात कर सकते हैं जो गरीबों के तरफ है, तरफदारी करते हैं, वही लोग कहेंगे। इसलिए दोस्तों,
मैं आपको यही कहने आया हूं कि फुले, अंबेडकर, शाहू महाराज, इनकी जो विरासत है उसको संभालिए। अरे आपसे दूसरे लोग सीखे हैं। अंबेडकर नाम आज पूरे हिंदुस्तान में हर आदमी लेता है, फुले जी का लेता है, चाहे वो यहीं पैदा हो गए होंगे, यही कार्य उनका होगा। शाहू महाराज का उदाहरण सब जगह देते हैं। क्यों? सामाजिक न्याय के लिए, गरीबों की तरफदारी करने के लिए उन्होंने जो काम किया, उसके लिए सारा देश महाराष्ट्र के तरफ देखता है। और महाराष्ट्र के लोग एक एक करके छोड़ रहे, बाहर जाने दे रहे। तो मैं आपसे विनती करूंगा, आप अगर एक रहेंगे, यूनिटी रहेगी, आपके पास का कोई स्कीम कोई भी नहीं छीन ले सकता। मैं ये दावे के साथ कहता हूं। तो इसलिए मैं आपसे ये बात कह रहा हूं, इसलिए कि ये बीजेपी सरकार हर चीज बेच रही है। बड़े बड़े कारखाने बेच रहे, पब्लिक सेक्टर्स बेच रहे, एयरपोर्ट बेच रहे, पोर्ट बेच रहे, और यहां तक अदानी साहब के जो पोर्ट है, मैं समझा वो वहां गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, समझा प्राइवेट सिक्योरिटी है। उस पोर्ट से यहां पर नशीले चीजें यहां आ रही है, ऐसा मुझे पता लगा। तो नशीली चीजें अंदर लाने के लिए अगर वो पोर्ट काम करता है, तो आप महाराष्ट्र के लोग चुप नहीं बैठना चाहिए, हम भी चुप नहीं बैठना चाहिए, इसके खिलाफ लड़ते रहना चाहिए। नहीं तो हमारे बच्चे पंजाब में जो हो रहा है, हरियाणा में जो हो रहा है, नशे में डूब जाएंगे, काम नहीं करेंगे। इसीलिए मैं आप तमाम से विनती करता हूं कि यहाँ जो ऐसी सरकार है जो मोदी जी ने बिठाई, हमारी सरकार थी, उद्धव ठाकरे जी चीफ मिनिस्टर थे, हम सब लोग गठबंधन में थे। अरे हमारे सरकार को छीन के, चोरी करके तुमने लिया, और चोरों को सपोर्ट करने वाले मोदी और शाह, उनको सबक सिखाना है। सिखाएंगे आप? अरे क्या जोशी नहीं ना भाई, हम तो सुनते थे बहुत जोशीले यहाँ। ये जो चोरों की सरकार है, इनको भगाना पड़ेगा। इनके ऊपर चार्जशीट करके इनको जेल में डालो। इसीलिए तुम्हारा सपोर्ट हमको होना, इसीलिए हमारे लोगों को तुम चुन के भेजना। अगर आप चुन के भेजेंगे, हम अच्छी सरकार देंगे। और ये जो हमारे गारंटीज हैं, हमने जो आपको दिया है, ये गारंटीज पक्के हैं। मोदी जी के जैसा नहीं है 15 लाख दूंगा, 2 करोड़ नौकरी दूंगा, डबल इंजन की सरकार है, एमएसपी डबल करूंगा, ये सब झूठे वायदे किए। ये नहीं, ये पक्के वायदे हैं। ये बजट देखकर उन्होंने विचार करके ये किया है। तो इसीलिए जो सच बोलते हैं, जो आपका काम करते हैं, उनको आप सपोर्ट कीजिए। और यहाँ पर किसानों के बारे में हमारे शरद पवार जी बोले बहुत कुछ, मैं फिर उसको दोहराना नहीं चाहता। मेरा क्या है, देखो कोई भी देश आगे आना है तो एक शिक्षा की जरूरत है, दूसरा उसके आरोग्य को देखना है, हेल्थ को। तो मैं अब घोषणा करता हूं, गरीबों के लिए जो हेल्थ प्रोग्राम है, हम लोग 25 लाख रुपए इंश्योरेंस
सरकार से करेंगे। फ्री औषध देंगे और 25 लाख रुपए की गारंटी ये इंश्योरेंस में देंगे। तो हमारे सभी गारंटी जो लोगों के हित में है। अब बुलेट ट्रेन आप देखिए, मोदी जी बोले मैं 2 साल में अहमदाबाद से मुंबई तक बुलेट ट्रेन लाऊंगा। कहां है भाई तेरी बुलेट ट्रेन? वो पुल गिर गया, मोदी जी जिसको हाथ लगाते वो गिरते रहता है। पुल गिर गया मुरैना में, वहां पर गुजरात में पुल गिर गया। मैं समझता हूं मेरे पास आंकड़े हैं, ये इनके जमाने में कितने पुल गिरे और कितने इन्होंने पैसा खर्च किया, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। ये जो है देखो, इनका एक तो प्रोजेक्ट पुणे रिंग रोड का घोटाला, समृद्धि महामार्ग इसमें घोटाला, जलयुक्त शिवार अभियान में हर स्तर पर घोटाले। ये तो सीएजी का रिपोर्ट है, मेरा नहीं। ये सीएजी के रिपोर्ट में ये चीजें आई है। छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा में घोटाला, वो गिर गया। अरे कोई प्राइम मिनिस्टर आता है, इनॉग्रेट करता है, उसके 8 दिन में ही गिरता है। तो क्या मजबूती से काम कर रहे हैं मोदी साहब? कहीं उनका काम ही है उद्घाटन करना, काम अच्छा काम करने का नहीं है, मजबूत काम करने का नहीं, क्वालिटी काम करने का नहीं, सिर्फ घोटाले का काम करना, ये उन्होंने किया। अभी तो सभी लोगों ने बोला धारावी रीडेवलपमेंट के नाम से गरीबों को लूटा जा रहा है, और 8,000 करोड़ एम्बुलेंस खरीदी का भी एक घोटाला है। जलयुक्त शिवार अभियान में हर स्तर पर घोटाले, समृद्धि महामार्ग का भी घोटाला मैंने पहले बताया। और पहले ही मैं ये कहा था कि बीजेपी ने पार्टियां तोड़कर लोगों को खरीदकर ईडी सीबीआई को लगाकर डराकर उन्होंने किया। सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं किया, इससे पहले कर्नाटक में किया, इससे पहले गोवा में किया, इससे पहले मणिपुर में किया, इससे पहले मध्य प्रदेश में किया। हर जगह इनकी तोड़फोड़ सरकार। और ऊपर से बोलते हैं हम लोग हमको मदद कर रहे हैं, हमारे साथ है इसलिए हम हुकूमत कर रहे हैं। अरे मोदी साहब, आपके साथ लोग रहते तो आप 240 सीट पे सिमट जाते हैं। आपको बहुमत मिला है, मोदी को बहुमत मिला है नहीं है, 240। अब उसको 2 टांग लगाए, एक टीडीपी का टांग और एक ये बिहार का, जेडीयू का टांग, एक जेडीयू का टांग, एक टीडीपी का टांग लगा लेके चल रहे हैं मोदी। और मैं दौड़ूंगा भागूंगा बोलते, कहां से भागेंगे भाई? तुम्हारे टांग ही टूट गए हैं, लोगों ने तोड़ दिया है, और इलेक्शन में तुम साफ हो गए। पहले तो 400 पार, मोदी है तो सब कुछ है, ये कहते थे। लेकिन मोदी की गारंटी भी गई, 400 पार भी गया, और 2 टांग दूसरों की लगा के हुकूमत तैमूरलंग कर रहे हैं, और आज हमको ये कह रहे हैं। तो इससे आप तमाम से मैं एक ही विनती करूंगा कि आप इस लड़ाई में मजबूती के साथ हमारे साथ रहो, और
जो हमारे गठबंधन के नेता लोग हैं, चाहे हमारे पार्टी के नाना पटोले हो और गठबंधन के नेता श्री उद्धव ठाकरे जी, शरद पवार जी और मुंबई के वर्षा गायकवाड़, ये सभी लोग हैं, लेकिन एक होकर मिलकर दिल से काम करेंगे तो निश्चित रूप से हमारी गठबंधन सरकार यहां आएगी और बीजेपी सो जाएगी, पलट जाएगी, मुझे खात्री है। और ये करके दिखाने वाले नेता लोग हैं। तो इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहता कि हम बहुत आज मोदी के नेतृत्व में बहुत कुछ हमने खोया है और गरीब गरीब बनते जा रहा है, अमीर अमीर बनते जा रहा है। इस देश का 5% लोग, देश की संपत्ति उनके पास 60% है। 5% लोगों अमीरों के पास 60% संपत्ति है और इस देश के 50% गरीबों के पास सिर्फ 3% संपत्ति है। ऐसी सरकार आपको होना, और उसके चेले ऐसे हैं चपाटे, चेले चपाटे, उनकी गवर्नमेंट आपको होना नहीं। तो मैं आपसे यही बात कहने आया था और आखिरी में कहूंगा, जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हमारे संविधान में समानता और स्वतंत्रता और बंधु प्रेम, ये 3 चीजें हमको उन्होंने दी है और इन तीनों चीजों को लेके हम आगे बढ़ना है और उनको हम सबक सिखाना है। और शिव साहू फुले अंबेडकर के आदर्श जो है उसको अगर हम आगे लेके बढ़ेंगे तो सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं, सारे देश आगे आएगा। तो इसलिए मैं आपके सामने कहने आया था। और ये जो मुंबई आज आर्थिक राजधानी, इसको हम ऐसा ही रखेंगे। और मैं ऐसे जगह में हूँ, गुलबर्गे में, और शरद पवार जी को मालूम है, ठाकरे साहब को भी मालूम, मेरे को इक्वल डिस्टेंस है। मुंबई भी उतना ही है मुझे, उधर बेंगलुरु में उतना ही है। कभी कभी मुझे यहाँ आने के बाद कंफ्यूज होता, तुमको देखते मैं मराठी में बात करूं क्या, फिर दूसरों को देखने के बाद मुझे ऐसा होता भाई हिंदी में बात करूं क्या। ये मुंबई में आते ही बड़ा कंफ्यूज होता मेरे को महाराष्ट्र में, क्योंकि आप जरा मराठी में बात करने के बाद जरा उद्धव ठाकरे को कैसा तालियां बजाते हैं, शरद पवार को कैसा तालियां बजाते हैं, वो तालियां मुझे मिलते समझ के मैं कोशिश करता हूं, फिर मैं बोलता हूं कि राष्ट्रभाषा में बात करेंगे। आणि तुम्हाला सांगतो, आम्ही कधी खोटे बोलणार नाही। निश्चित आम्ही जे काही सांगतो त्याप्रमाणे चालतो। बोले जैसा चाले त्याची वंदावे त्याची पाहुले वंदावे, नहीं वंदावे पाहुले। अरे जो सच बोलता है, सच करता है, उसके पैर पड़ो भाई। ये झूठों का सरदार का क्यों पैर पड़ रहे हैं? ये बीजेपी के नेताओं को बोल रहा हूं मैं। और सच बोलने वाले ये गठबंधन में लोग हैं, और हम जो लीडरों को मानते हैं ये देश के बहुत बड़े सामाजिक सुधारक हैं। तो इसलिए आप से मैं ये उम्मीद रखूंगा, और हमारी ये घोषणा पत्र भी आगे आएगी, और हमारे जो 5 सूत्री गारंटी है इसको आपको मजबूती से सपोर्ट करेंगे। ऐसा कहकर मैं आप तमाम को नमस्ते करते या आपको अभिनंदन करते मेरे भाषण को
समाप्त करता हूं। जय धन्यवाद हिंद। धन्यवाद। हम जय हिंद। जय हिंद। अरे जोर से बोलो, जय हिंद। आपली सभा जय हिंद। आपली जय भीम। अरे क्या मुंह में क्या रख लिए? जय भीम। जय भीम। ठीक है, काम करो। धन्यवाद। आपली सभा राष्ट्रगानाने संपणार आहे। आता आभार प्रदर्शन आमचे मित्र अनिलजी करतील, आपल्याला त्यांना अशी विनंती करतो। महाराष्ट्र स्वाभिमान सभेच्या महाविकास आघाडीच्या या सभेसाठी काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष माननीय खरगे साहेब, माननीय विरोधी पक्ष नेते राहुलजी गांधी, राष्ट्रीयवादी काँग्रेस पक्षाचे नेते अध्यक्ष पवार साहेब, शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाचे शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धवजी ठाकरे यांनी मार्गदर्शन केल्याबद्दल मी सर्वांचे आभार मानतो। तसेच ह्या सभेला आपण उपस्थित राहिल्याबद्दल सगळ्यांचे आभार मानून ही सभा राष्ट्रगीताने समाप्त होईल असा आपल्याला विनंती करतो। राष्ट्रगीत सुरू करा।